सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं दामिनी स्वागत करती हूँ आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। तो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, हष्ट होंगे, पुष्ट होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो बच्चों, मैंने अब तक आपको फाइनल अकाउंट करा दिया है और फाइनल अकाउंट के हम समायोजना वाले टॉपिक पर थे। तो मैंने कल आपको समायोजनाओं का अर्थ बताया था, कौन सी हमारी समायोजनाएं हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज मैं उन समायोजनाओं को एक्सप्लेन करूंगी। तो हमारी जो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट समायोजना है वो है हमारी अंतिम रहत्या। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट समायोजना है, अंतिम रहत्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। देखो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, ठीक है, वित्तीय वर्ष यानी कि जो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कहां पर खत्म होता है, ये हमारा 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, अगले साल की वित्तीय वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है वह अंतिम खाते या अंतिम स्कंद। याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है अंतिम स्कंद किसे बोलते हैं। तो अंतिम स्कंद को हम अंतिम रहत्या ही कहते हैं, यानी कि जो माल हमारा बिकने से रह गया है, जो माल हमारा अभी बिका नहीं, तो वो हमारा अंतिम रहत्य है और अगले साल जाकर ये ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। देखो बेटा, इसको मूल्यांकन करने की, इसे मूल्यांकन करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 है हमारा अनुमानित मूल्यांकन और एक होता है हमारा वास्तविक मूल्यांकन। यानी कि माल को अनुमानित, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अनुमानित मूल्यांकन, यानी कि माल को देखकर उसका अनुमान लगाना, उसकी लागत का अनुमान प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, उस पर हम जितने भी व्यय करेंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, उन सबको मिलाकर जो हमारी वैल्यू निकलती है, हम उसके आधार पर अपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें हम माल की लागत का अनुमान लगा लेते हैं पहले ही, है ना, और फिर उस पर जितने भी एक्सपेंस हो सकते हैं एक तरह से अनुमान लगा लिया जाता है, एक ये होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुमानित मूल्यांकन। ये हो गई हमारी फर्स्ट विधि। सेकंड है हमारा, सेकंड जो मेथड है हमारा वो होता है वास्तविक मूल्यांकन, और जो मोस्टली होते हैं यूज करते हैं इसका। इसमें क्या होता है, माल को गिनकर व तोलकर एक सूची बना ली जाती है, यानी कि जितने भी माल हमारा बचा है उसकी एक सूची बना ली जाती है तथा माल का मूल्यांकन करते हैं, यानी कि जो सूची आई है हमारी उसका मूल्यांकन करते हैं, उन वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। तो ये सेकंड मेथड है वैसे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, अंतिम रहत्या का मीनिंग, यानी कि अंतिम रहत्या जो हमारा माल बिकने से रह चुका है ना, ये होता है, ये हमारा अंतिम स्कंद हम इसको बोलते हैं। इसके 2 मेथड हैं हमारे, एक अनुमानित मूल्यांकन, एक वास्तविक मूल्यांकन। अनुमानित मूल्यांकन यानी कि उसका पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है और जो उस पर खर्चे हो सकते हैं उसका भी अनुमान लगा लिया जाता है। सेकंड है हमारे, माल को गिनकर व उनको तोलकर एक सूची क्रिएट की जाती है, उस सूची के आधार पर माल का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंतिम रहत्य का मूल्यांकन वास्तविक लागत। ठीक है, यानी कि जो हमारी वास्तविक लागत है और जो हमारी मार्केटिंग वैल्यू है उस माल की, उसमें से जो भी कम होता है उसी के आधार पर किया जाता है। यानी कि वास्तविक मूल्यांकन जो भी हमारा अंतिम, यानी कि जो भी हमारा माल बचा हुआ है उसकी वास्तविक मूल्य देखेंगे, पर या फिर जो मार्केटिंग वैल्यू है उस माल की उसको देखेंगे। ठीक है, उनमें से जो भी कम होगा उसी के आधार पर हम अपनी क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर आप एक पॉइंट ये याद रखना, अच्छा इसकी जर्नल एंट्री में एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर है फाइनल अकाउंट में इसकी एंट्री कैसे होती है, ये देखिए। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में इसको ट्रांसफर किया जाता है और बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। अच्छा बेटा, एक चीज और है इसमें,
जो अंतिम रहते का मूल्यांकन होता है वो मैंने आपको कल भी बताया था, अंतिम रहते का मूल्यांकन तलपट बनाने के बाद किया जाता है, ठीक है। यानी कि तलपट बना लिया जाता है, उसके बाद अंतिम रहते को कैलकुलेट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। फिर हमारा इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इसका, देखो सबसे पहले जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, फिर उसमें प्लस कर देंगे परचेज, जो भी हमने माल खरीदा होगा, फिर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे क्योंकि प्रत्यक्ष व्यय को इसमें शामिल किया जाता है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितना माल हम बेच चुके हैं, इन सबको कैलकुलेट करके हमारा क्या निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक। इसका इतना ही पॉइंट था, इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं दोबारा से फिर बता देती हूँ। एडजस्टमेंट है, फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है हमारी वो क्लोजिंग स्टॉक है, जो माल बिकने से रह गया है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है अंतिम स्कंद, ठीक है। इसकी दो मेथड है कैलकुलेट के, एक है अनुमानित मूल्यांकन और एक है हमारा वास्तविक मूल्यांकन। अनुमानित मूल्यांकन में क्या होता है? माल को देखकर उसकी अनुमानित लागत लगाई जाती है, प्लस यहाँ पर देखना, प्लस उस पर जितने भी व्यय हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे इसमें होंगे, जितने भी उसमें व्यय हुए हैं, फिर उनको सबको प्लस करके जो भी वैल्यू निकलती है उसके आधार पर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड जो मेथड है हमारा, माल को गिनकर एक सूची बनाई जाती है उसकी लागत की, और उस सूची के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। इसमें ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, अंतिम रहते का मूल्यांकन वास्तविक लागत या बाजार मूल्य, यानी कि वास्तविक लागत या बाजार मूल्य जो उसकी रियल कॉस्ट होती है या जो उसका मार्केटिंग प्राइस होता है, उनमें से जो भी कम होता है उसी पर किया जाता है, ठीक है। फिर है इसका, ये देखिए वाला पॉइंट, अंतिम रहते का मूल्यांकन तलपट बनाने के बाद किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं कि अंतिम रहते का मूल्यांकन कब किया जाता है, तो याद रखना तलपट बनाने के बाद किया जाता है, ठीक है, और अंतिम खाते बनाने से पहले किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें जर्नल एंट्री। जर्नल में इसकी एंट्री कैसे होगी? रोजनामचे में, रोजनामचे इसका लेखा होगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका फाइनल अकाउंट में लेखा कैसे होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में इसको दिखाया जाएगा। फिर इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे परचेजेस और प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन सब में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा अंतिम रहते था, इससे बाहर अंतिम रहते में कुछ भी नहीं आएगा। मैंने आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में सब बता दिया है। नेक्स्ट बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी आदत व्यय और पूर्वदत्त व्यय क्या होते हैं, ठीक है। देखो, आदत व्यय ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली जाती है किंतु भुगतान वार्षिक चिट्ठा बनाने तक देय होता है। यानी कि यदि मैं इसे एक और सिंपल शब्द दूं ना, उधार, जिसे आप आमतौर पर आम लैंग्वेज में आप उधार बोलते हैं, यानी कि आप जैसे आप किसी शॉप से आप सामान ले आए, बट आपने बोल दिया कि मैं इसके पैसे बाद में दे दूंगा, ठीक है। जो बाद वाला शब्द है ना, एक तरह से ये हमारे आदत व्यय को एक्सप्लेन करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली जाती है किंतु भुगतान वार्षिक चिट्ठा बनाने तक देय होता है। यानी कि वार्षिक चिट्ठा बनाने के टाइम तक आपने उनका कोई भुगतान नहीं किया, जैसे मैं कह दूं मजदूरी, किराया, वेतन इत्यादि। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री में जो एंट्री होती है वो होती है एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस जो भी हमारा एक्सपेंस होगा, जैसे सैलरी है मान लो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि यहाँ पे सैलरी लिख देंगे इस तरीके से। एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फाइनल अकाउंट में कैसे एंट्री होगी? जो भी हमारा ट्रेडिंग या P&L में जो भी हमारी मद होगी आउटस्टैंडिंग के नाम से, उसमें प्लस कर देंगे इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, ठीक है। और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में इसको
शो करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा पूर्वदत्त व्यय, जिनका इसको हम बोलते हैं प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस या इस तरह का एक्सपेंस जो आपने एडवांस में दे दिए हैं। एक तरह मैं इसका उदाहरण ले लूं, जैसे आपको फोन रिचार्ज होता है ना, तो जो आपको फोन रिचार्ज होता है वो आप एडवांस में दे देते हैं, ठीक है, फिर पूरे मंथली उसकी सेवा ग्रहण करते हैं। जिनका भुगतान चालू वर्ष में अग्रिम रूप में कर दिया जाता है, या समस्त ऐसे व्यय जिनका भुगतान इस वर्ष में किया गया हो परंतु लाभ अगले वर्ष भी मिलने वाला हो, ठीक है। इस तरह के जो एक्सपेंस होते हैं हम उन्हें पूर्वदत्त व्यय कहते हैं, यानी कि जो हमने पहले ही एडवांस में ही जिसका हमने भुगतान कर दिया है। इस तरह के होते हैं जैसे हमारी बीमा प्रीमियम होती है, ठीक है, हमारा इनकम टैक्स होता है, हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। जैसे आपने एडवर्टाइज एक बार करा लिया, ठीक है, लेकिन आप उसे जो उसका लाभ है वो काफी टाइम तक प्राप्त करते हैं, इस तरह जैसे मोबाइल रिचार्ज, ये सब होते हैं। अच्छा, इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी कि जो भी हमारा खर्चा होगा उसका नाम लिखेंगे, जैसे इंश्योरेंस वगैरह, टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर है हमारा फाइनल अकाउंट में कैसे शो करेंगे इसको, ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट में जो भी आपकी मद होगी उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे और फिर ले जाएंगे कहाँ से, फिर ले जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में, ठीक है। एक बार में फिर बता रही हूँ, आउटस्टैंडिंग यानी कि जो अभी हमारी बकाया रह रही है, ठीक है, चिट्ठा बनाने तक, और इसको कहाँ शो करते हैं, जो फाइनल अकाउंट है उसमें फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग एंड P&L में इसको ऐड कर देंगे। जो भी आपकी संबंधित मद है उससे, जैसे रेंट है तो रेंट के नीचे इसको ऐड कर देंगे और लायबिलिटीज में इसको ट्रांसफर करेंगे। फिर होता है हमारा पूर्वदत्त, यानी कि जिसका भुगतान एडवांस में कर दिया है, पहले ही कर दिया है। अग्रिम भी इसको बोलते हैं, अग्रिम व्यय है ना, जिसका भुगतान पहले कर दिए हैं और जो इसका सेवाएं है वो कब करेंगे, अगले साल तक भी हम इसकी सेवाएं ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हमारा बीमा, इंश्योरेंस, आयकर। इसकी जो फाइनल अकाउंट में इसको कैसे दिखाएंगे, ट्रेडिंग या P&L में जो भी हमारी मद होगी, संबंधित मद होगी, उसमें से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स में इसको ट्रांसफर कर देंगे, ये है। और अब मैं नेक्स्ट जो हमारी समायोजना है वो है हमारी संपत्ति पर हरास। इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में पूछ ली जाती है। देखो, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। देखो, एसेट्स जो होती है हमारे जो व्यापार को चलाने में काम आती है, ठीक है, तो उसमें जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, याद रखना जो डेप्रिसिएशन होता है हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पर ही लगता है। स्थायी संपत्तियों का निरंतर प्रयोग होने के कारण उनमें आई घिसावट या टूट फूट जो हो जाती है, जिससे उनका मूल्य कम हो जाता है। याद रखना, जैसे आप किसी मशीन के थ्रू प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो अपना, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जब आप निरंतर यूज करेंगे तो वो थोड़ी हल्की पड़ जाएगी, उसकी क्वालिटी हल्की पड़ जाएगी, उसमें घिसावट आ जाएगी। तो जब आप उसको बेचने निकलेंगे, जैसे आपके वो यूज में नहीं है और आप उसको बेचने निकलेंगे, तो वो उस मूल्य में नहीं जाएगी जो कि आपने खरीदी थी। जैसे आपने वो मशीन ली थी 1 लाख की, ठीक है, आप उसे पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं, तो जैसे जब आप उसे पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं और जब आप उसे बेचने जाएंगे तो वो उस मूल्य में नहीं जाएगी जो कि आपने खरीदी थी। 1 लाख की खरीदी थी, 5 साल बाद आप उसे बेचेंगे तो वो आपकी केवल और केवल 10,000 की गई। तो 5 लाख से 10,000 की गई, तो यानी कि बीच में जो भी हमारी माइनस हुई है वैल्यू, ठीक है, वो हमारी एक तरह से डेप्रिसिएशन की मूल्य है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है हमारी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग होने के कारण उनमें आई घिसावट या टूट फूट होती रहती है, जिससे उनका मूल्य कम हो जाता है तथा निश्चित अवधि के बाद संपत्ति बेकार हो जाती है। इसी कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। कभी कभी मूल्य परिवर्तन नए आविष्कार के कारण भी होता
रहता है, इसे घटोती भी कहते हैं। याद रखना बेटा, इसे हम घटोती भी कहते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि जो आपकी मशीन में जो परिवर्तन आया है या आपकी फर्नीचर में या आपके जो भी संपत्ति है उसमें जो परिवर्तन आया है, उसका जो मूल्य गिरा है वो घिसावट के कारण ही गिरा है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम अपना प्रोडक्ट अपनी मशीन ले आए और 6 महीने बाद ही उसका न्यू अपडेट लॉन्च हुआ, है ना, तो उसके कारण जो आपकी संपत्ति, जो आप मशीन लाए हैं या आप फर्नीचर लाए हैं, संपत्ति जो लाए हैं आप, उसमें उसका मूल्य गिर जाता है क्योंकि उसकी अपडेटिंग दूसरी मशीन आ चुकी है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एलईडी है, पहले एलईडी सिंपल एलईडी आती थी, ठीक है। अब तो मान लो मैंने 1 साल पहले एलईडी ली, ठीक है, और उस एलईडी को मैंने लिया था 50,000 में, लेकिन 6 महीने बाद ही उसका अपडेटिंग मॉडल आ गया, उसमें यूट्यूब वगैरह भी चलने लगी, स्मार्ट एलईडी आने लगी। अब तो मैं क्या करूंगी, उसको सोचूंगी कि इसको बेचकर दूसरी लूं, ठीक है, बट उसके मूल्य में परिवर्तन आया, हालांकि वो इतनी पुरानी नहीं है, बट उसका अपडेटिंग आ गया, अब और स्मार्ट तरीके से आ गई, है ना। तो ये सब क्या होता है, कभी कभी घिसावट के कारण या टूट फूट के कारण भी मूल्य में परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी क्या आता है, जो न्यू जो प्रोडक्ट आ जाता है, न्यू जो संपत्ति आती है, जो न्यू लॉन्चिंग होती है, नया जो आविष्कार होता है, उसके कारण भी आपकी पुरानी संपत्ति के जो मूल्य है वो गिर जाते हैं, ठीक है, नए नए आविष्कार। तो इसमें यही कहते हैं। अच्छा, मूल्य ह्रास भी कहते हैं इसको, और इसको घटोती भी कहते हैं ना, यानी कि आपके मूल्य में कमी हो गई, संपत्ति के मूल्य में कमी आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं, संपत्तियों पर ह्रास बोलते हैं। इसका आपके वेरी शॉर्ट में जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है इसकी थ्योरी, याद कर लेना। फिर इसकी एंट्री कैसे होती है, ये देखिए, जनरल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। फिर फाइनल अकाउंट में आप इसको कैसे शो करेंगे, देखो, सबसे पहले इसको दिखाया जाता है P&L में, नोट ऑन ए ट्रेडिंग, P&L के डेबिट साइड में इसको दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होती है उसमें से संपत्ति में से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, समझ गई बात। यानी कि पहले आप बैलेंस शीट की जो एसेट साइड होती है, जिसमें मशीन होती है या कोई भी फर्नीचर होता है, उस वहां से आप इसको माइनस करेंगे, फिर ट्रांसफर कहाँ करेंगे, आप इसको डेबिट में, ठीक है। याद रखना, फिक्स्ड एसेट्स पर ही हमारी डेप्रिसिएशन लगती है और भूमि पर नहीं लगती, ठीक है। भूमि के रेट कभी भी गिरते नहीं है, हमेशा ऊपर ही उठते हैं, अपर लेवल ही जाते हैं। इसी तरह हमारा जो गोल्ड होता है वो भी ऐसे ही होता है, वो भी, उसकी भी कभी घिसावट नहीं होती है, यह ठीक है। तो भूमि पर नहीं लगता है, याद रखना, भूमि पर हमारा डेप नहीं लगता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी एसेट्स है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो वो है हमारी भूमि, ठीक है, ये। और लगता किस पर है, स्थायी संपत्तियों पर लगता है, ठीक है, गोल्ड पर भी नहीं लगता। नेक्स्ट है हमारा पूंजी पर ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि व्यापार के दृष्टिकोण से। देखो, पहले इस बात को समझो, आपने 5 लाख रुपए से एक व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है, 5 लाख आपके पास नहीं थे, आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन लेकर अपने व्यापार में पैसा लगाया, तो आप उसका जो किस्तों का भुगतान है, एक तरह से आप अपने किस्तों का भुगतान कैसे करना सोचोगे, अपने व्यापार के थ्रू ही तो करोगे। तो जो आपने वो लोन लिया, ठीक है, आपके व्यापार के लिए वो कैपिटल है लगाया, क्योंकि देखो, कैपिटल क्या होता है, व्यापार में लगाया गया धन ही कैपिटल होता है। अगर आपकी डेफिनेशन आ गई ना, पूंजी क्या होता है, तो जिस धनराशि से, जिस पैसे से हम अपने व्यापार को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम पूंजी बोलते हैं। इसमें पूंजी में कुछ भी आ सकता है, जैसे आपकी छोटी संपत्ति, क्योंकि आप ऐसे तो है नहीं कि एकदम से स्टार्ट कर दोगे बिजनेस, उसके लिए जैसे आपको साड़ियों का बिजनेस करना है तो आप क्या क्या लगाओगे उसमें आप छोटी सी संपत्ति लगाओगे, यानी कि फर्नीचर भी लगाओगे, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, कैपिटल होता है ना। तो कैपिटल में यानी कि व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है ना। तो जो ये पूंजी है, आपने एकत्रित कहाँ से की, इकट्ठी कहाँ से की, किसी किसी के पास होती है अपनी, ठीक है, उसके पास अपना होता है, बट कोई कोई उधार लेकर भी लगाता है, बैंक से उधार लेता है, ठीक है,
तो बैंक से उधार लेंगे तो उसका ब्याज भी जाएगा, है ना। तो ब्याज कैसे दोगे? व्यापार के थ्रू। तो व्यापार के लिए जो ये पैसा आपने लगाया, जो आपने उसको पूंजी दी, ये एक दायित्व है, ये एक उसके लिए ऋण है, वो उसको उतारना ही उतारना है। तो पढ़ो इसकी डेफिनेशन। व्यापार के दृष्टिकोण से पूंजी एक ऋण है, याद रखना। व्यापार के दृष्टिकोण से पूंजी जो होती है एक ऋण होती है, ठीक है। मान्यता है कि पूंजी घर से उधार लेकर व्यापार में लगाई जाती है। देखो मान्यता है ये कि जो पूंजी होती है वो हम घर से लगाते हैं, यानी कि कोई भी हो, है ना, घर से लगाते हैं व्यापार में। तो यह व्यापार के लिए एक दायित्व है ये व्यापार के लिए, ठीक है। तथा उधार ली गई पूंजी पर ब्याज देना आवश्यक होता है। तर्क है कि क्या तर्क है? तर्क है कि यदि व्यापारी ने व्यापार का आरंभ ही ऋण लेकर किया है, ठीक है, आरंभ ही ऋण लेकर किया है, तो ब्याज तो देना पड़ेगा, जो व्यापारी के लिए एक हानि है। समझ आई बात? यानी कि यदि व्यापार ने पैसा बैंक से लोन लिया है तो उसकी लोन की किस्त वो अपने व्यापारी के थ्रू ही तो देगा, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम? पूंजी पर ब्याज। और ये व्यापार के लिए एक दायित्व है, पूंजी भी दायित्व है, पूंजी पर जो ब्याज है वो भी एक दायित्व ही है हमारा, ठीक है भाई। देखो आपने 5 लाख से स्टार्ट किया अपना बिजनेस, तो आप साल के लास्ट में देखोगे ना कि मेरे व्यापार से मुझे कितना पैसा मिला, कितना रिटर्न मिला है मुझे, है ना, क्या फीडबैक रहा मेरे लिए मेरे व्यापार का। तो अगर आपका बैंक आपके व्यापार में 10 लाख रुपए की इनकम हो गई आपको, तो यानी कि आपके व्यापार ने आपको पैसा लौटा दिया, आपकी पूंजी लौटा दी, इसी तरह, ठीक है। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसको शो कहाँ पर करते हैं? देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आप जाइए, वहां पर पूंजी होगी, पूंजी में इसको प्लस करिएगा, ठीक है, पूंजी में इसको प्लस कर देते हैं, किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। नेक्स्ट इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे आप? इसको ट्रांसफर करेंगे आप P&L की डेबिट साइड में। समझ आई बात? दो एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी है, एक आपकी संपत्ति पर ह्रास और एक मूल्य पर ह्रास। संपत्ति पर ह्रास जब संपत्ति का मूल्य उपयोग करते करते नए आविष्कार के कारण मूल्य में परिवर्तन होता है, जो इस परिवर्तन को कहते हैं ना, जिसके मूल्य में गिरावट आती है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको मूल्य का संपत्ति पर ह्रास बोलते हैं, घटौती भी बोलते हैं। कहाँ पर शो करते हैं इसको? बैलेंस शीट के एसेट्स में से मशीन या फर्नीचर या आपकी जो एसेट्स होती है वहां से इसको माइनस कर देंगे, और कहाँ पर शो कर देंगे हम इसको? ट्रांसफर कहाँ पर कर देंगे? आपके डेबिट में P&L की, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैंने आपको बता दिया, संपत्ति पर ब्याज एक दायित्व है, एक ऋण है, जो कि व्यापार को देना ही होता है, व्यापारी को। नेक्स्ट जो होती है इसको आप, ये एक दायित्व होता है इसकी, जो आपके फाइनल अकाउंट में जो इसको शो करेंगे वो ऐसे करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट का जो आपका लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में आपको पूंजी वाला कॉर्नर जो मिलेगा, पूंजी में आप इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे इसको? और इसको P&L के डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये समायोजनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनफैक्ट ये तो आपके थ्योरेटिकल पार्ट में जरूर आती है, ठीक है, तो इनको कॉपी में लिख लेना। अभी हमारी 5 एडजस्टमेंट और बाकी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। जय हिंद।